Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों today we are going to move towards the next lecture, that is arrival of Gandhi ji in our country. Now obviously in last lecture we have elaborately covered Gandhi ji's emergence in South Africa. And last lecture में मैंने आपको ये क्लियरिफाई करके रखा हुआ था कि गांधी जी is not something or some person to be revered. He is a shrewd politician and we need to understand him from the perspective of politician itself. एंड एज अ पॉलिटिशियन फिर हमने गांधी जी का पॉलिटिक्स काफ़ी इलेबोरेटली देखा था फ्रॉम 1892 टू रफली 1915. 1892 to 1904 he was a strong supporter of the Britishers. इनिशियल लेवल पे नेशनल इंडियन कांग्रेस फॉर द नेटवर्किंग पर्पस वी कैन से 1900 का जो बोअर वॉरफेयर हुआ उसमें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया बाय इंडियन एम्बुलेंस कॉप. 1904 आते आते ही स्टार्टेड हिज न्यूज़पेपर दैट इज इंडियन ओपिनियन. देयर आफ्टर फिर 1906 से लेके 1914 के बीच में 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स across Natal province and Transvaal province, which ultimately culminated with the abolition of Marriage Act, which Britishers have created in South Africa. But obviously जनरल स्मट एंड गांधी जी के बीच का एग्रीमेंट, उसके ऊपर भी हमने बात करके रखी थी कि कैसे Marriage Act was abolished and in return Gandhi ji decided to return back into India. Finally Gandhi ji arrived in our country precisely on 9th January 1915. एंड 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जैसे इंडिया में आ गए तो ऑब्वियसली इंडिया में आने के बाद अब गांधी जी का जो पॉलिटिकल जर्नी रहा है इंडिया में उसके ऊपर वी नीड टू टॉक. गांधी जी बिकेम सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल लीडर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड. 1920 में ही लॉन्च हिमसेल्फ एट अ नेशनल पेडेस्टल वी कैन से. बट ऑब्वियसली 1915 में जब गांधी जी इंडिया में आए हुए थे तो दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ही गांधी जी के लिए लोगों में जो है बेसिकली पॉपुलैरिटी रही है. द बिगेस्ट रीज़न इज़ दैट कि 1915 तक का इंडिया हमने देखा हुआ था कि कैसे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट वे आर डिवाइडेड इन बिटवीन देमसेल्फ. मॉडरेट पॉलिटिक्स वी हैव कवर्ड इलेबोरेटली, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स वी हैव कवर्ड इलेबोरेटली. इसी बीच में जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इंडिया में लगा के रखी थी एंड डिवाइड एंड रूल के वजह से हाउ इंडियाज नेशनलिज्म वॉज सफरिंग. बिकॉज ऑफ दिस सफरिंग फिर जो एमर्जेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म इंडिया में रहा है उसके ऊपर भी हमने बात किया एंड वी हैव इलेबोरेटली डिस्कस कि रेवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिज्म में फाइनली वी कैन से पीपल वेर नॉट हैप्पी. बिकॉज ऑब्वियसली आपको रेवोल्यूशनरी होना चाहिए बट नॉट आपके घर में, किसी दूसरे के घर में होना चाहिए. कि हमेशा बोला जाता है इंडिया में बिकॉज रेवोल्यूशनरी मीन्स नेसेसरीली ब्लड शेड एंड ब्लड शेड मीन्स एगनी इन डेमोक्रेसी. दे आर नॉट लिविंग इन मोनार्की एनी मोर, आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. तो कंसिडरिंग दिस अपहीवलनेस विद इन इंडिया गांधी जी वॉज अ सिंगल पर्सन जो बेसिकली लोगों को अपना नॉन वायलेंट तरीका देके रखे हुए थे. जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में इलेबोरेटली कि गांधीयन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में सत्याग्रह क्या होता है, हिंदवी स्वराज्य क्या होता है, एंड देयर आफ्टर फिर तो पीसफुल स्ट्रगल है दैट इज अहिंसा क्या होता है. एंड देयर आफ्टर गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हाउ इट केम हैंडी विद द ऑर्डिनरी पीपल. ऑर्डिनरी पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम कुड शो देयर नेशनलिज्म विदाउट गोइंग इनटू जेल, विदाउट गेटिंग देमसेल्फ सैक्रिफाइस्ड और किलिंग देमसेल्फ. एंड फिर अगर ऐसा कोई बंदा आपके पास रहेगा देन ऑब्वियसली उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. ही वॉज द पर्सन हु शोड वे टू वेल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल. एंड फिर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये डेमोक्रेटिक स्ट्रगल को आया हुआ सक्सेस. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने देख के रखा हुआ था, पोल टैक्स के अगेंस्ट का कैंपेन हमने देखा, मैरिज एक्ट के अगेंस्ट का कैंपेन हमने देखा. एंड फिर डेमोक्रेटिक पीसफुल वे में स्ट्रगल करके यू आर गेटिंग सक्सेस, आपकी मांगे पूरी हो रही है. एंड दैट इज हाउ गांधी जी का जो सिग्निफिकेंस अब धीरे धीरे इंडिया में भी आएगा. But obviously, as a shrewd politician, you need to eradicate moderate extremists, including whatever leadership that is Tilak that is left in India. And गांधी जी ने अब अपना पॉलिटिक्स जैसे वो इंडिया में आ गए इसके लिए फिर क्या किया, ट्यून कर लिया. एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू बेसिकली सी कि आफ्टर अराइविंग इनटू इंडिया अब गांधी जी का जो पॉलिटिक्स रहा है वो किस हिसाब से फिर आगे बढ़ा. Obviously arrived into India precisely on 9 January 1915 and 9 January 1915 के बाद on the advice of Gopal Krishna Gokhale finally गांधी जी decided to take a tour of entire India. In fact आज भी अगर आप यूपीएससी की बात करोगे तो जब लबासना में जाओगे तो आपको इंडिया का एक भारत दर्शन करवाया जाएगा. ये भारत दर्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज सिटिंग एट योर होम you have absolutely no idea what India is all about, what is unity in diversity and how different culture impact the regional politics of our country. And that's why India को समझने के लिए आपको इंडिया में घूमना पड़ेगा. And that was the advice that was given by Gokhale to गांधी जी. इनफैक्ट गोखले जी को गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु भी माना जाता है. एंड इसके पीछे भी हमको एक ही रीज़न नज़र आता है कि इट वॉज थ्रू गोखले गांधी जी को पॉलिटिकल फंडिंग हमेशा ही मिली है. 1902, 1903 onward when Mahatma Gandhi ji started his political activities. तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यू रिक्वायर मनी. हमने इसके ऊपर भी काफ़ी इलेबोरेटली लास्ट लेक्चर में ही बात करके रखी थी कि गांधी जी की ट्रस्टीशिप फिलॉसफी
एंड ट्रस्टीशिप फिलोसॉफी जो उन्होंने कैपिटलिस्ट क्लास को देके रखी थी, तो वाई कैपिटलिस्ट क्लास वॉज सो मच इसेंशियल फॉर गांधी जी। अल्टीमेटली गांधी जी का जो कैपिटलिस्ट क्लास का लॉबी रहा है, ये इनिशियल लेवल पे बिल्टअप करने का काम गोखले जी ने किया हुआ था। इट वॉज गोखले वॉज क्वाइट गुड फ्रेंड विद, यू कैन से दैट, टाटा फैमिली, एंड यही टाटा फैमिली लेटर ऑन बिकेम वन ऑफ द पैट्रोनाइजर और पॉलिटिकल फंडर ऑफ महात्मा गांधी जी वाया गोखले। Thereafter, Gokhale himself, initial level पे understood the politics of Mahatma Gandhi and supported him in that politics via giving him funding out of his own pocket. And that's why गोखले के लिए हमेशा गांधी जी का जो रिस्पेक्ट है वो हमको दिखाई देता है। And that's why गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी always used to consider as his political guru because he was one of the biggest funder of महात्मा गांधी जी। But in any ways, ultimately महात्मा गांधी जी को जो एडवाइस मिली, तो जो एडवाइस है वो महात्मा गांधी जी ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट कर लिया। एंड आफ्टर रोमिंग अक्रॉस इंडिया, महात्मा गांधी जी अंडरस्टूड कि इंडिया जो है वो बेसिकली फिर मल्टीपल डिफरेंट सेक्शन में बटी हुई कंट्री है। ये मल्टीपल डिफरेंट सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहला वाला सेक्शन जो दिखाई देता है, दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज कंजर्वेटिव सेक्शन। मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब ये वो वाले लोग रहते हैं जो रिलीजन के आधार पे रहना पसंद करते हैं। They don't want modern secular laws, they want their religious laws. And धर्म में जो लिखा हुआ है वो चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो धर्म में अगर से फॉर एग्जांपल इंटर जाति इंटर वर्ण मैरिजेस अबॉलिश है, देन वी आर गोइंग टू फॉलो इट। धर्म में अगर अल्टीमेटली वर्णाश्रम धर्म सिस्टम है तो वी आर गोइंग टू फॉलो इट। धर्म ने अगर अनटचेबिलिटी बता के रखी है तो वी आर गोइंग टू फॉलो इट। दिस आर द पीपल हु क्लिंच टू देयर रिलीजन सो मच सो दैट कि दे विल नॉट टेक एनी क्रिटिसिज्म ऑफ देयर रिलीजन लाइटली एंड दे विल ऑलवेज वांट टू बेसिकली जस्टिफाई देयर रिलीजन एज वेल एज फॉलो देयर रिलीजन। एंड फिर गांधी जी का जो ऑब्जर्वेशन रहा है कि इंडिया इज अ मेजॉरिटी कंजर्वेटिव कंट्री, ये वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है इनिशियल लेवल पे गांधीयन पॉलिटिक्स का। इसी के वजह से गांधी जी ने इनिशियल लेवल पे जब इंडिया में घूमना चालू किया तो गांधी जी हमेशा फिर राम राज्य की बातें करते हुए आपको दिखाई देंगे। एंड राम राज्य के साथ साथ अल्टीमेटली गांधी जी विल ऑल्सो टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल वर्णाश्रम धर्म। इनफैक्ट ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने बात करके रखी थी कि गांधी जी की ये जो आइडियोलॉजी रही है ये इनिशियल लेवल पे क्यों थी, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज कंजर्वेटिव। एंड आप लोगों की भावनाएं दुखा के, लोगों की भावनाओं को आहत करके पॉलिटिकल करियर आपका नहीं बना सकते। दैट इज समथिंग फॉर लिबरल इंटेलेक्चुअल पर्सन कि जो धर्म को क्रिटिसाइज करेगा, लोगों को क्रिटिसाइज करेगा, बट अल्टीमेटली फिर इसका कोई फायदा है क्या ग्राउंड लेवल पे? नहीं है। गांधी जी वॉज अ पॉलिटिकल लीडर एंड गांधी जी अंडरस्टूड कि सिंस मेजॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ कंजर्वेटिव वन, एंड अगर हम लोगों को ये कंजर्वेटिव लोगों को नेशनल बनाना है तो कंजर्वेटिव लोगों को नेशनल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो कंजर्वेटिव फिलॉसफी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो लोगों को राम राज्य की बातें करेंगे, लोगों को वर्णाश्रम धर्म की बातें करेंगे तो पीपल विल गेट इनटू द फोल्ड ऑफ नेशनलिज्म। लोग अपने आप को एंटी ब्रिटिश भी बनाएंगे एंड लोग इन ऑर्डर टू मेक इंडिया राम राज्य, इन ऑर्डर टू मेक इंडिया द फॉलोअर ऑफ द वर्णाश्रम धर्म, ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी जाएंगे। ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी ने ये फिलॉसफी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम फिर चेंज करके जो बेसिकली एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया बना, ये सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है उसकी भी पैरवी करनी चालू कर दी। बिकॉज लेटर ऑन अम्बेडकर जी ये सवाल उठाएंगे ना कि राम राज्य एंड वर्णाश्रम धर्म सिस्टम अगर आपको चाहिए तो आप बताइए बापू जी कि भाई इसका इम्पैक्ट जो इंडिया के अनटचेबल्स के ऊपर क्या पड़ेगा? अल्टीमेटली वर्णाश्रम धर्म सिस्टम मतलब सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रियों के हाथ में आप पूरा का पूरा इंडिया दे रहे हो। वैश्य शूद्र जो ओबीसी कम्युनिटी है, एससी कम्युनिटी दैट इज चांडार दलित कम्युनिटी एंड ट्राइबल कम्युनिटी दैट इज एसटी कम्युनिटी, इनको फिर राम राज्य में एंड आफ्टर वर्णाश्रम धर्म में क्या मिलेगा? तो ये जो सवाल गांधी जी से पूछे गए तो इवन गांधी जी अंडरस्टूड एंड 1933 के बाद गांधी जी ने अपना जो बेसिकली सेक्युलर डेमोक्रेटिक वर्जन जो है वो चालू करके रखा था। अब ऑब्वियसली टाइम हो गया एंड आई अपोलोजाइज टू यू फॉर दैट, बट अगर आपको ये वाला लेक्चर याद रहेगा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, उसमें हम लोगों ने गांधी जी की जो शिफ्टिंग आइडियोलॉजी उसके ऊपर पढ़ा भी था कि 1932-33 में अंबेडकर जी ने जब गांधी जी को क्रिटिसाइज करना चालू किया कि योर पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर इंडिया, तब जाके गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी बदली। बट कंसिडर दिस पर्टिकुलर फैक्टर जिसके वजह से फिर गांधी जी ने अपना जो सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस जो इंडिया में देके रखा हुआ था, दैट वाज ऑब्वियसली इन द ओपनिंग ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय ने बनाई हुई थी 1916 एंड 1916 में जैसे ये यूनिवर्सिटी बनी तो ऑब्वियसली इट वाज अ फन गैदरिंग या फिर इट वाज द गैदरिंग ऑफ द राइट विंगर लीडरशिप ऑफ आवर कंट्री। राइट विंगर लीडरशिप मतलब ये वो वाले लोग हैं जो कंजर्वेटिव रहे हैं या फिर ये वाले वो लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की हमेशा पैरवी करते हैं। इसमें आपको एनी बेजेंट तक दिखाई देंगे कि एनी बेजेंट वाज आल्सो प्रेजेंट इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। व्हाई?
because if you remember even Annie Besant was associated with Theosophical Society, एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी एक रिवाइवलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में रहा है कि जो पुराने धर्म के लॉ है उनको हमको वापस लाना है, वी डोंट हैव टू मूव टुवर्ड्स द मॉडर्न सेक्युलर लॉज। तो ये इंडिया का एक अंडरलाइन करंट हमेशा ही रहा है। वाई वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ ओवर हियर राइट नाउ इज दैट बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सी जिन्हा, एंड मोहम्मद अली जिन्हा का ये एलिगेशन हमेशा ही रहा है कि इंडिया इज़ अ कंजर्वेटिव कंट्री, एंड कंजर्वेटिव कंट्री के वजह से यहाँ पे हमेशा ही हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म चलेगा। तो एक हिंदू बंदा जो है मुस्लिम बंदे के नाम के आगे ना कभी टिक करेगा ना कभी बटन दबाएगा। तो ऐसे इंडिया में हम लोग क्यों रहे, एंड ऐसा इंडिया बनाने का जो ब्लेम है उन्होंने डायरेक्टली गांधी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस पे ही डाला था। इट वॉज योर फेलियर कि आप कंजर्वेटिव इंडिया को लिबरल नहीं बना पाए, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे। देयर आफ्टर गांधी जी ऑल्सो रियलाइज कि इंडिया में जो बेसिकली सेकेंड मेजोरिटी सेक्शन जो हमको दिखाई देता है इट इज़ बेसिकली पीजेंटाइन सेक्शन, एंड जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन जो दिखाई देता है दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज अर्बन वर्कर वाला सेक्शन। अल्टीमेटली गांधी जी की पॉलिटिक्स हमेशा ही ये तीन पर्टिकुलर सेक्शन के अराउंड हॉवर रही हुई हमको दिखाई देती है। गांधी जी को जैसे ये चीज़ पता चली, अब गांधी जी का जो इनिशियल लेवल का पॉलिटिक्स है 1915 से लेके 1920 के बीच में इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अपीजमेंट ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर सेक्शन। इसी वजह से आपने इंडिया में सबसे पहले जो है बेसिकली चंपारण सत्याग्रह करवाया। ये चंपारण सत्याग्रह वाज ऑब्वियसली डायरेक्टेड टुवर्ड्स होम, देन ऑब्वियसली पीजेंटाइन सेक्शन। फिर आपने जो दूसरा इंपॉर्टेंट सत्याग्रह जो इंडिया में करवाया इट वाज बेसिकली अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है ऑब्वियसली इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्बन बेसिकली यू कैन से दैट वर्कर सेक्शन। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट जो आपने ये करवाया दैट इज बेसिकली मूवमेंट जो आपने करवाई दैट इज खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह के ट्विन पर्पस थे, इट वाज बेसिकली एंटी कांग्रेस, कि कांग्रेस के खिलाफ भी अल्टीमेटली गांधी जी यहाँ पे हमको जाते हुए दिखाई देंगे, एज वेल एज इट वाज प्रो पीजेंटाइन मूवमेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू रिमेंबर देन ऑब्वियसली जो फोर्थ इंपॉर्टेंट मूवमेंट गांधी जी ने जो इंडिया में चालू करवा के रखी हुई थी इट वाज बेसिकली रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। एंड ये रॉलेट एक्ट सत्याग्रह वाज फॉर द अपीजमेंट ऑफ द कंजर्वेटिव सिख पॉपुलेशन। एंड आफ्टर फिफ्थ इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो गांधी जी चालू करवाएंगे दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट as well as खिलाफत movement, but again खिलाफत is nothing but appeasement of the conservative Islamic section। तो गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू कंजर्वेटिव ही नहीं तो सिख कंजर्वेटिव एंड इस्लामिक कंजर्वेटिव जो बाय एंड लार्ज थर्ड एंड सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इंडिया में है रिस्पेक्टिवली, इनके लिए अपने पॉलिटिक्स जो इनिशियल लेवल पे डिजाइन करके रखे थे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन अ डेमोक्रेसी, एंड डेमोक्रेसी में विल ऑफ पीपल मैटर। तो लोगों का सपोर्ट अगर आपको है देन आपको कोई नहीं हरा पाएगा, नॉट इवन तिलक, नॉट इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड दैट इज अल्टीमेटली गांधी जी के इनिशियल मोमेंट जो है ये हैंड पिक मोमेंट हमको नजर आते हैं। ये ऐसे मोमेंट है जिसमें हम लोगों को फिर 100% विक्ट्री या फिर गारंटीड विक्ट्री जो है दिखाई देगी, जिसके ऊपर अभी हम लोग बात भी करेंगे। बट ऑब्वियसली ये भी एक फिर एक बड़े लीडर का जो है हमेशा एक खूबी होता है कि आप एक ऐसी ही मोमेंट पिकअप करोगे जहाँ पे आपको सक्सेस है। आज के टाइम पीरियड में भी आपको यही दिखाई देगा जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया आज भी गांधी के रास्ते पे ही चलता है कि एज अ पॉलिटिकल लीडर आपके सामने अगर दो मोमेंट है एंड आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एक मोमेंट में सक्सेस नहीं है, दूसरे मोमेंट में सक्सेस है, तो कौन से मोमेंट को आप लीड करना चाहोगे? एंड दैट इज हाउ पॉलिटिकल लीडर्स आर क्रिएटेड। इट इज़ नथिंग बट द श्रूडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे आपके कंट्री के मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन जो है उनको अपने पास लाएगा एंड आपकी कंट्री जो है उसके एक सुप्रीम लीडर बनेंगे। गांधी जी के साथ ये पीरियड ऑफ टाइम में यही होगा कि ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अल्टीमेटली गांधी जी को ये तीन सेक्शन का सपोर्ट तो मिला ही मिला, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में जो मॉडरेट बैठे हुए थे एंड मॉडरेट के साथ साथ इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप बैठी हुई थी उनका भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट जो है वो गांधी जी को रहा है। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट का सपोर्ट रहने के पीछे के रीज़न भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देख के रखे हुए थे कि गांधी जी का पॉलिटिक्स बड़ा प्लेन एंड सिंपल था कि पहले मैं पिटीशन दूंगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने पिटीशन मांगी तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो वी आर गोइंग टू लॉन्च सत्याग्रह एंड अहिंसा के मार्ग के ऊपर मूवमेंट। एंड फिर ये मूवमेंट जो है इट इज़ नथिंग बट मास पॉलिटिक्स। तो मॉडरेट लोगों को जो अपना पिटीशन पॉलिटिक्स चाहिए था उनको पिटीशन पॉलिटिक्स मिल गया, एंड आफ्टर अल्टीमेटली एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो अपना मास मूवमेंट चाहिए था उनको मास मूवमेंट भी मिल गया। तो इट वाज अ पोटेंट कॉम्बिनेशन जो गांधी जी ने अपने लिए बना के रखा हुआ था कि जिसकी वजह से नॉट ओनली नेशनलिस्ट लीडरशिप बट मेजॉरिटी ऑफ जनता ऑल्सो अल्टीमेटली फ्लॉक बिहाइंड गांधी जी।
कि गांधी जी अब इंडिया में इतने सुप्रीम लीडर बनेंगे कि अल्टीमेटली इनका कोई तोड़ ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने गांधी जी को गिराने की कोशिश की, जिसमें वन ऑफ द अर्लीस्ट नेम वाज मोहम्मद अली जिन्ना। ही कुड नॉट डू इट, बट अल्टीमेटली इट वाज मोहम्मद अली जिन्ना जो गांधी जी का ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है, इसके काउंटर में एक और पॉलिटिक्स लाए गए, दैट इज रिलीजियस राइट्स इन आवर कंट्री। रिलीजियस राइट जहाँ पे लाया तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी, जो लेटर ऑन हम बात करेंगे। देर आफ्टर यही पॉलिटिक्स तोड़ने का काम जो है इवन सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस के पहले इट वॉज चित्तरंजन दास हु ट्राइड टू ब्रेक डाउन दिस पॉलिटिक्स, बट बोथ ऑफ देम प्रूव्ड आउट टू बी फेल्ड। अल्टीमेटली फिर नेहरू एंड देर आफ्टर पटेल जो है, इन्होंने ये पर्टिकुलर पॉलिटिक्स जो है इसको अच्छे तरीके से कंट्रोल करके गांधी जी को साइडलाइन करके अपने अंदर ये पूरा नेशनल मूवमेंट लाया, जिसके ऊपर लेटर ऑन बात करेंगे। एंड देर आफ्टर फिर एंड ऑफ गांधी जी जो अल्टीमेटली फिर पार्टीशन के साथ ही होगा, उसमें भी फिर बेसिकली गांधीयन आइडियोलॉजी वर्सेस जिन्हा की आइडियोलॉजी का जो स्ट्रगल है वी आर गोइंग टू कवर क्वाइट इलैबोरेटली। बट इन एनी वेज आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि अब गांधी जी जैसे इंडिया में आ गए, तो ऑन द ऑडवाइज ऑफ द गोपाल कृष्ण गोखले जो वो एक साल इंडिया में घूमे इन बिटवीन 1915 टू 1916, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट गांधी जी के लाइफ में रहा है। बिकॉज ऑफ दैट एस्पेक्ट गांधी जी अल्टीमेटली रियलाइज कि इंडिया में पॉलिटिक्स आपको खेलना है तो आप कैसे खेलोगे। एंड अब यही पॉलिटिक्स अब गांधी जी ने इंडिया में धीरे धीरे जो इलेबोरेटली चालू किया। दिस इज बेसिकली फोटो वेयर बाय यू कैन सी महात्मा गांधी एंड देयर आफ्टर फिर गोपाल कृष्ण गोखले, जो दोनों साइड बाय साइड आपको दिखाई देंगे। बट इन एनीवेज अब एक एक करके देखेंगे कि चंपारण, अहमदाबाद एंड खेड़ा, जिसका बैकग्राउंड अभी मैंने आपको बताया कि ये मूवमेंट क्यों हैंड पिक की गई थी एंड देयर आफ्टर ये कैसे सक्सेस हो गया। एज आई टोल्ड यू कि हर एक मोमेंट अब जब हम देखेंगे तब यू विल रियलाइज कि हर एक मोमेंट जो है इट वॉज अ हैंड पिक्ड मोमेंट। ये हैंड पिक मोमेंट ही मतलब क्या थी कि ऐसे बथेरे इशूज इंडिया में थे, देन वाई ओनली चंपारण, वाई ओनली खेड़ा, वाई ओनली अहमदाबाद। अल्टीमेटली यहाँ पे गांधी जी को सक्सेस दिखाई दे रहा था फ्रॉम द बिगिनिंग इट सेल्फ कि सक्सेस आने ही वाला था। एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर मोमेंट्स वर चोजन डाउन। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, ये जो फोटो है थोड़ा सा ध्यान में रखोगे, आई डिड नॉट गेट द ओरिजिनल फोटो, बट ये फोटो से कोनोटेशन नहीं निकालना है, बिकॉज आजकल यूपीएससी ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं कि गांधी जी ने अपनी धोती जो है ये बेसिकली 1921 ऑनवर्ड पहननी चालू की थी। उसके पहले गांधी जी हमेशा सूट बूट में ही दिखाई देंगे आपको, उसके पहले धोती नहीं थी। तो 1921 ऑनवर्ड्स इन ऑर्डर टू गेट मोर सिंपैथी ऑफ पीपल, अल्टीमेटली गांधी जी ने अपना अटायर जो है ये फकीरों जैसा बना के रखा हुआ था, बट दैट इज 1921। अब मुझे बेसिकली ये टाइम पीरियड के कोई फोटो मिले नहीं है, कोई अवेलेबल भी नहीं है, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम गांधी जी वॉज नॉट अ बिग लीडर ना, जो बेसिकली फिर मीडिया वीडिया जाए या फिर कोई फोटो निकाले। तो ये मच लेटर पीरियड ऑफ टाइम के फोटोज है गांधी के, तो इतना थोड़ा सा मैनेज करोगे। बट इन एनी वेज अब चंपारण सत्याग्रह जो उसकी थोड़ी बहुत बात करते हैं। टॉकिंग ऑफ चंपारण सत्याग्रह, देन यहाँ पे बेसिकली फिर तीन काथिया सिस्टम जो है चल रही थी। एज फार एज तीन काथिया सिस्टम इज कंसर्न, देन ये पर्टिकुलर सिस्टम एक ज़माने हमने देखा था कि बाय एंड लार्ज इवन इंडिगो रिबेलियन में बेसिकली जो ये एरिया था दैट इज बंगाल वाला एरिया था, वहाँ पे भी चल रही थी। मल्टीपल यूरोपियन प्लांटर्स वेयर देयर इन बंगाल, एंड बंगाल में ही उस ज़माने में बिहार एंड देयर आफ्टर उड़ीसा वाला एरिया आया करता था। तो अल्टीमेटली यहाँ पे प्लांटर्स आते थे, एंड प्लांटर्स क्या करते थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ जाते थे। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ गए मतलब फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ब्राइब देंगे, एंड लोकल लेवल पे जो फार्मर है उनको फोर्स किया जाएगा कि आउट ऑफ द टोटल लैंड 3/20 ऑफ लैंड, 3/20 ऑफ लैंड मतलब 15% ऑफ लैंड जो है उसके ऊपर आप इंडिगो ग्रो करोगे। अब इंडिगो ग्रो करने के लिए आपको जो इनपुट कॉस्ट लगेगी, वो इनपुट कॉस्ट जो उसके लिए आपको लोन दिए जाएंगे, ग्रांट नहीं। मतलब आपकी ज़मीन है फॉर एग्जांपल, तो आपकी ज़मीन के 15% हिस्से के ऊपर अब आपको इंडिगो ग्रो करना है। वाई? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लांटर इज टेलिंग यू, अदरवाइज आपकी ज़मीन ही आपके हाथ से चली जाएगी। अगर आपने ये सिस्टम नहीं है फॉलो की, देन ऑब्वियसली फिर आपका जो है ज़मीन का राइट चला गया, एंड दैट्स व्हाई यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो इट। बट फॉलो करने के लिए अल्टीमेटली इंडिगो का इनपुट कॉस्ट भी तो होता है, आपको सीड्स खरीदने हैं, लेबर लगाने हैं, फर्टिलाइज़र लगाने एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको फिर लोन दिए जाएंगे। तो आपको बेसिकली लोन देने का काम प्लांटर ही करेगा, एंड देयर आफ्टर यू टेक योर प्रोड्यूस। अब प्रोड्यूस जैसे ही आप बनाओगे तो आपको मार्केट में नहीं भेजोगे, आप जो है बेसिकली वो सारा का सारा प्रोड्यूस यू विल सेल इट ऑफ टू होम, देन ऑब्वियसली इंडिगो प्लांटर। अब इंडिगो प्लांटर को जैसे ही आपने वो प्रोड्यूस सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद इंडिगो प्लांटर विल डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ द रेट दैट ही इज गोइंग टू गिव यू, एंड जो मार्केट रेट है उसमें से हार्डली 10%, 5% एंड बहुत जगह पे तो 2.5% तक का रेट जो है वो अल्टीमेटली फिर फार्मर पीसन को मिलता था। तो ये एंटायर प्रोपोजिशन वाज अ लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द फार्मर।
पहले तो 15% के ज़मीन पे फार्मर अपना फूड क्रॉप बना के उसको मार्केट में बेच के पैसा कमा लेता, बट अब उसको इंडिगो ग्रो करना है, उसके लिए लोन लेने हैं, एंड आफ्टर बेसिकली सेलिंग टाइम के ऊपर जो प्लांटर बोलेगा वही रेट के ऊपर सेल करना है। एंड दिस वाज द तिनकाथिया सिस्टम दैट वाज प्रिवेलिंग ऑन द बिहार पार्ट ऑफ द बंगाल। तो जो बिहार वाला एरिया बंगाल के अंडर में उस ज़माने में हुआ करता था, वहाँ पे ये सिस्टम प्रीवैलेंट थी। एंड यहाँ पे एक लोकल लेवल पे फिर चंपारण नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बेसिकली फिर बहुत सारे लीडर, लोकल लेवल के ही लीडर थे, कांग्रेस के लीडर थे, दे वर कैंपेनिंग फॉर दिस एस्पेक्ट, फॉर द एबॉलिशन ऑफ दिस तिनकाथिया सिस्टम। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम जो मैंने आपको दे के रखे हैं, बट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम इज़ बेसिकली ब्रिज किशोर प्रसाद। ब्रिज किशोर प्रसाद के साथ साथ अल्टीमेटली हम लोगों को फिर बेसिकली राजकुमार शुक्ल भी दिखाई देते हैं, जिन्होंने फाइनली गांधी जी को अप्रोच किया था कि आपने साउथ अफ्रीका में लोगों के लिए विक्ट्री दी है, तो हमको भी एक विक्ट्री की ज़रूरत है चंपारण में, तो आप आइए। फिर बापूजी ने देखा कि भाई ये इंडिगो वाला जो इशू है, ये पर्टिकुलर इशू में सक्सेस जो है वो है। ये सक्सेस क्यों है इसके अब थोड़े टाइम में बात करेंगे, बट इन एनी वेज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ल जो है, अल्टीमेटली गांधी जी डिसाइडेड टू टुक अपॉन दिस पर्टिकुलर इशू। सबसे पहले गांधी जी ने वही बताया था कि ही विल कम इनटू चंपारण एंड देयर आफ्टर ही विल कैरी आउट इन्वेस्टिगेशन। बट ऑब्वियसली जैसे ही गांधी जी के आने की खबर ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगी, तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर थे उन्होंने सेक्शन 144 धारा 144 मतलब कर्फ्यू लगा दिया। बट गांधी जी डिड नॉट बल डाउन। अल्टीमेटली गांधी जी एंटर्ड इनटू दिस एरिया एंड फिर इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके अल्टीमेटली लोकल लेवल पे मोतीहारी कोर्ट में केस भी चली, बट अल्टीमेटली ये केस जो है ये बेसिकली सुन कोलैप्स होने के पीछे का रीज़न था पब्लिक आउटक्राई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इटसेल्फ रियलाइज कि अल्टीमेटली अगर पब्लिक आउटक्राई बढ़ता है, देन गांधीयन मूवमेंट को कर्व करने के लिए हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बातें करके रखी थी कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नेवर किल यू, नीदर कैन बीट यू अनलेस एंड अनटिल यू आर टेकिंग लॉ इनटू योर हैंड। एंड फिर गांधीयन मूवमेंट में आप लॉ ब्रेक डाउन ही नहीं करते, दैट इज द इसेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट ना। एंड जब आप लॉ ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जो मूवमेंट कर्ब नहीं कर पा रहा है, एंड कर्ब नहीं कर पा रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम आप जो अब एट्रोशियस एटमॉस्फेयर में जी रहे हो एज अ सत्याग्रह, उसकी वजह से फिर पब्लिक माहौल, पब्लिक ओपिनियन आपके फेवर में आ जाती है, विच इटसेल्फ विल पुट प्रेशर अपॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हम लोग जो है गांधी जी के ऊपर का मुकदमा जो है वो नहीं चलाएंगे, एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू कैरी आउट इंक्वायरी ऑन आवर ओन। गांधी जी को इंक्वायरी कैरी आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर सर एडवर्ड गेट जो है इन्होंने डिक्लेयर करके रखा हुआ था कि वी आर गोइंग टू कैरी आउट एन इंक्वायरी कमेटी। एंड ये इंक्वायरी कमेटी ने अल्टीमेटली फिर फार्मर्स के फेवर में डिसीजन दे दिया कि तिनकाथिया सिस्टम इज एट्रोशियस। मल्टीपल केस स्टडीज जो है ये पर्टिकुलर कमेटी के सामने प्रेजेंट की गई थी कि हाउ तिनकाथिया सिस्टम इज एट्रोशियस, एंड आफ्टर अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स डिसाइडेड कि ये सिस्टम जो है बंद होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल बुक में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश रियलाइज कि भाई सिस्टम एट्रोशियस है तो ब्रिटिशर्स ने बंद कर दी, बट ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसके पीछे का जो रियल रीजन रहा है दैट सिस्टम इटसेल्फ वाज आउटडेटेड। ये आउटडेटेड होने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन रहा है कि 1840s एंड देयर आफ्टर 1850s में ही, वे बैक इन 1840s 1850s में जर्मनी ने सिंथेटिक डाइज बनाने चालू कर दिए थे। कि जर्मनी ने बेसिकली ये सिंथेटिक डाइज जो बनाने चालू किए थे काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। ऑब्वियसली तिनकाथिया सिस्टम जो है ये इंडिगो प्लांटेशन के ऊपर था, एंड इंडिगो जो है आप बेसिकली ग्रो क्यों करते हो, इंडिगो ग्रो करने के पीछे का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज बेसिकली योर डाई, ब्लू डाई। इंडिगो इज नथिंग बट अ ब्लू डाई, राइट। और ये ब्लू डाई फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि कपड़े के ऊपर ब्लू कलर का जो है बेसिकली कलर चढ़ाएगा। ऑब्वियसली उस ज़माने में केमिकल प्रोसेसेस इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हुए थे, तो आपको नेचुरल कलरिंग एजेंट की ज़रूरत लेनी पड़ती थी, एंड दैट्स व्हाई दैट इंडिगो। बट अब जर्मनी ने 1840s 1850s ऑनवर्ड इटसेल्फ, अगर हम लोग बात करें तो दो इंपॉर्टेंट नाम भी इसमें हमको दिखाई देते हैं कि विलियम हॉफमैन इज देयर, thereafter फिर विलियम पर्किन इज ऑल्सो देयर। विलियम हॉफमैन एंड विलियम पर्किन इज पायोनियर, और बोथ ऑफ देम वेर बेसिकली पायोनियर इन क्रिएटिंग दिस सिंथेटिक डाइज। एंड ये सिंथेटिक डाइज मतलब क्या है कि आप अब लैब में ही बैठ के केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू अल्टीमेटली आपका डाई जो बना सकते हो। इसका रिपरकशन क्या हुआ कि सिंगल हैंडेडली आपका जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो गया। अल्टीमेटली इनपुट कॉस्ट कम होने के साथ जो इंडिगो प्लांटेशन में जो ह्यूमन क्राइसिस चलते थे या फिर ह्यूमन राइट वायोलेशन चलते थे, ये ह्यूमन राइट वायोलेशन जो है अब वो भी बाय एंड लार्ज खत्म हो गए। ऑब्वियसली इंडिगो प्लांटेशन में आपको प्लांटेशन वर्कर लगेंगे, एंड जहाँ पे प्लांटेशन वर्कर आ गए देन ऑब्वियसली फिर वहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ह्यूमन राइट वायोलेशंस आर देयर।
एंड दैट्स जैसे ही 1840s 50s एंड 60s में जर्मनी ने अर्लियर लेवल पे सिंथेटिक डाइज बनाने चालू कर दिए, मार्केट में इनका डिमांड जो झट से बढ़ गया। इनफैक्ट ये पर्टिकुलर सिंथेटिक डाइज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम प्रूव्ड आउट टू बी 80% चीपर देन इंडिगो। तो अल्टीमेटली ये सारे सिनेरियोज अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से हुआ क्या कि इंडिगो का डिमांड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में वैसे भी लो हो गया था। इंडिगो का कोई एज सच डिमांड जो है बेसिकली बचा नहीं था, ये लो हो चुका था। एंड लो होने की वजह से अल्टीमेटली इंडिगो वॉज एन आउटडेटेड सिस्टम। ये सिस्टम इंडिया में इसीलिए चल रही थी बिकॉज जो बंगाल एंड बिहार में बैठा हुआ इंडिगो प्लांटर है वो अल्टीमेटली ये ब्लू डाई जो है इंडिया में ही सेल करता था एट अ हायर रेट, बिकॉज इंडिया में अभी तक यूरोपियन जर्मन सिंथेटिक डाइज जो वो नहीं आए हुए थे। तो ऑब्वियसली फिर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में यू कैन से डैट या फिर जो बेसिकली कॉलोनाइज कंट्रीज़ है वहाँ पे अभी तक इंडिगो का मार्केट छोटा मोटा बचा था। बट ब्रिटिशर्स अल्टीमेटली रियलाइज कि वेरी सून अल्टीमेटली फिर ये सिंथेटिक डाइज जो है अब धीरे धीरे स्प्रेड होंगे, कहाँ पे होंगे, तो इवन कॉलोनियल कंट्रीज़ में। एंड फिर ये इंडिगो वाला इशू जो अभी आउटडेटेड इशू है, तो अल्टीमेटली हम लोगों को इसमें पढ़ने की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली जर्मनी जो है बाय दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम वॉज कवरिंग 90% ऑफ द मार्केट ऑफ द सिंथेटिक डाइज एंड वेरी सून German जो है basically they were extending their market even up to India. And if that is the scenario, then why are we basically sticking back to the old तीन काठिया system? ये तीन काठिया system के ऊपर फिर स्टक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एक ज़माने में ब्रिटिशर्स हैड सपोर्टेड दिस सिस्टम। ये सिस्टम आई ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से ही ना। जब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आके बैठेगा हर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में तो उसके साथ यूरोपियन प्लांटर्स आएंगे, यूरोपियन बिजनेसमैन हुआ करते थे वो ज़माने के। एंड फिर इसका फ़ायदा ब्रिटिश कलेक्टर को भी हो रहा था, ब्रिटिश सिस्टम को हो रहा था बिकॉज उनको उनके टैक्सेशन मिल रहे थे, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को हो रहा था बिकॉज बिजनेस लॉबी वाज हैप्पी। बट अब ये सिस्टम जो है बाय एंड लार्ज यू कैन से डैट कि वाज ऑन द वर्ज ऑफ द कोलैप्स। जर्मनी का जो रैपिड राइज रहा है 1840s 50s के बाद में, नॉट ओनली इन द सिंथेटिक डाइज बट ऑल्सो इन अक्रॉस ऑल द फील्ड, कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे तो पढ़ेंगे। इसके वजह से यू कैन से दैट कि धीरे धीरे इवन ब्रिटिशर्स जो है दे वर बेसिकली ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग दिस पर्टिकुलर सिस्टम। चंपारण सत्याग्रह जो है इट प्रूव्ड आउट टू बी अ यू कैन से दैट की ट्रिगरिंग पॉइंट। फाइनली यू कैन से डैट कि गांधी जी को एक सक्सेस मिला इंडिया में, एंड ये सक्सेस के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा वाला कैटेगरी या फिर टाइटल जो है देके रखा हुआ था। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। हिस्टोरियन जो है बाय एंड लार्ज आज के टाइम पीरियड के सबल्ट्रान हिस्टोरियन जो नए हिस्टोरियन आ रहे हैं हु आर राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मासेस, नाउ दे आर बेसिकली क्लेमिंग दिस पर्टिकुलर वर्जन कि अल्टीमेटली गांधी जी इसमें इंटरव्यू नहीं भी करते तो हार्डली 5 to 10 ईयर्स में ब्रिटिशर्स ये वाला सिस्टम इंडिया से अबॉलिश कर देते बिकॉज इट वॉज नॉन सस्टेनेबल। एंड नॉन सस्टेनेबल था तो ब्रिटिशर्स उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उसको कंटिन्यू रखने का कोई सेंस ही नहीं था। एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन से अबाउट चंपारण सत्याग्रह। एज आई टोल्ड यू कि गांधी जी को ये चीज़ पहले से ही पता होगी शायद से, एंड दैट्स अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर मोमेंट वॉज पिक्ड अप बिकॉज इवन गांधी जी वॉज अवेयर कि अगर हम लोग ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर डालेंगे तो rather than 5-10 years afterward, Britishers will end this Tinkathia system right now, then and there itself. And that is how ultimately this proved out to be the first ultimately success of गांधी जी। तो अपने 1916 में जैसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना प्रेजेंस दिखाया, यू एसोसिएटेड यूरसेल्फ विद अ राइट विंग लीडर, आप इंडिया में बेसिकली कंजर्वेटिव लोगों के नज़रों में आ गए। फिर आपने बेसिकली इंडिया में एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाया 1917 में, एंड ये डेमोक्रेटिक मूवमेंट दैट इज चंपारण सत्याग्रह सक्सेस हो गया। एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम होम रूल लीग मूवमेंट वाज अ फील्ड मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट एज वेल एज मॉडरेट लीडरशिप मिला के चल रही थी, एंड दैट्स हाउ अल्टीमेटली गांधी जी जो है धीरे धीरे अब इंडिया के नेशनल पेडेस्टल पे आने चालू हो गए। बट द जॉब वॉज नॉट येट डन। सिर्फ कंजर्वेटिव एंड आफ्टर पीजेंटाइन सेक्शन से भला नहीं होगा, यू नीड टू बेसिकली टेक योर पॉलिटिक्स फर्दर, एंड फर्दर पॉलिटिक्स लेना मतलब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेट जो है इज बेसिकली और मिल वर्कर। एंड ये मिल वर्कर का मौका गांधी जी को कहाँ पे मिला, जहाँ पे साबरमती आश्रम है वहीं पे, दैट इज अहमदाबाद में। एंड अहमदाबाद में अल्टीमेटली गांधी जी की नज़रें जो है 1918 में आती हुई हमको दिखाई दी है। इट इज़ बेसिकली फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अभी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाला इशू जो है उसको भी थोड़ा सा इलेबोरेटली समझते हैं कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का इशू जो है इट स्टार्टेड वे बैक इन 1917। अगस्त 1917 में देयर वाज प्लेग अक्रॉस अहमदाबाद, एंड प्लेग मतलब उस जमाने में नॉन क्यूरेबल डिसीज। अब जैसे ही प्लेग आ गया तो महामारी होती है, इट इज़ अ कंटेजियस डिसीज, एंड दैट्स फिर फैक्ट्री में एक साथ आके काम करने से वर्कर हिचकिचाते हैं। एंड अगर वर्कर्स आर शोइंग रेजिस्टेंस टू वर्क इन द फैक्ट्री देन मिल ओनर के लिए तो ये लॉस हो गया ना।
अल्टीमेटली वर्कर्स आर नॉट कमिंग इनटू फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री चलेगी कैसे? एंड दैट्स फिर एडिशनल हम लोगों को दिखाई देता है कि प्लेग बोनस जो है बेसिकली दे के रखा हुआ था। एंड ये एडिशनल प्लेग बोनस मतलब कितना था? तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्कर्स वेज। ऑब्वियसली काफ़ी सिग्निफिकेंट मैटर था वर्कर के लिए कि डेली बेसिस पे आपको जो वेज मिलता है, वेज अर्नर मतलब ये डेली वेज अर्नर होते हैं, ये दिन दिहाड़ी मजदूर होते हैं। तो ऑब्वियसली उस ज़माने में जब आप फैक्ट्री में काम करते थे तो आपको मंथली सैलरी नहीं मिलती थी। आपने 1960s 70s 80s की अमिताभ बच्चन की मूवीज़ देखी होंगी, जहाँ पे आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो अमिताभ बच्चन, एंड देयर आफ्टर फिर लाइन में लग के अपना जो बेसिकली डेली मजदूरी है वो लेके घर जाओ। तो ऑब्वियसली डेली मजदूरी जो आपको मिलती थी, डेली वेज मिलता था, वो 80% से बढ़ गया है। तो दैट वाज एन इंसेंटिव दैट वाज ऑफर्ड बाय द अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन टू दी अहमदाबाद वर्कर कि भाई आप जो है बेसिकली भागो मत एंड फैक्ट्री में आके काम करो। बिकॉज यही टाइम पीरियड में फिर वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एंड वर्ल्ड वॉर की वजह से देयर इज़ अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डिमांड ऑफ द टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल का डिमांड अब ज़्यादा है, तो फिर फैक्ट्री जो है बंद नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से अब गड़बड़ जो है वो होती हुई हम लोगों को दिखाई दी है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ जनवरी 1918 आते आते अल्टीमेटली प्लेग जो है बाय एंड लार्ज खत्म हो चुका था। एंड जैसे ही प्लेग खत्म हो गया देन ऑब्वियसली फिर वर्कर्स के ऊपर जो है जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयर से सॉरी, जो अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन है, उन्होंने अनाउंस किया था जनवरी 1918 में कि दे वांट टू डिसकंटिन्यू द प्लेग बोनस। एंड जैसे ही अनाउंसमेंट आया देन वर्कर में हड़कंप मच गया। वर्कर जो है दे बेसिकली स्टार्टेड द स्ट्राइक्स। स्ट्राइक क्यों स्टार्ट की गई? बिकॉज वर्कर का कहना था कि अब बेसिकली प्लेग नहीं है तो आप हमारा वेज रिड्यूस कर रहे हो, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम इधर इंक्रीज आवर वेज या फिर हम लोगों को 50% डियरनेस अलाउंस चाहिए। बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन चल रहा है, एंड वर्ल्ड वॉर वन की वजह से क्या चल रहा है? महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो वॉट एवर वेजेस दैट यू आर गिविंग टू अस, अब ये वेजेस जो हमारे कोई काम के नहीं है, उससे हमारा घर नहीं चल रहा है, तो हमको 50% हाइक चाहिए वेजेस में। एंड 50% डियरनेस अलाउंस, डियरनेस मतलब महंगाई, अलाउंस मतलब भत्ता। तो महंगाई भत्ता जो होता है वो हम लोगों को अब चाहिए। एंड ये पर्टिकुलर डिमांड को लेकर अल्टीमेटली वर्कर्स सड़ गए। So much so that कि जनवरी 1918 में फाइनली वर्कर्स एंड देयर आफ्टर अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन जो है इनके बीच में ठन गई। ये अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन, इसके चेयरपर्सन थे अंबालाल साराभाई। एंड दिस अंबालाल साराभाई वॉज वन ऑफ द वेरी गुड फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पॉलिटिकल पैट्रोनाइजर भी रहे हैं। एंड महात्मा गांधी जैसे इंडिया में आ गए 1915 में, तो महात्मा गांधी को साबरमती आश्रम बनाना था। एंड साबरमती आश्रम के लिए 25,000 रुपीज़ का एक हैंडसम डोनेशन जो है उस जमाने के 25,000 रुपये, मतलब आज के कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए आप पकड़ के चलो। तो इतना पैसा जो है बेसिकली अंबालाल साराभाई ने महात्मा गांधी जी को डोनेट भी करके रखा हुआ था। एंड दैट्स वाई द सक्सेस। ऑब्वियसली जब बेसिकली आप जिसके खिलाफ सत्याग्रह कर रहे हो वही अगर आपका दुश्मन मतलब दोस्त है, एंड वो भी अप टू सच लेवल कि ही इज वन ऑफ योर पॉलिटिकल फंडर, देन ऑब्वियसली आर गोइंग टू हैंड पिक दिस पर्टिकुलर मोमेंट। ऑब्वियसली सत्याग्रह आपने किया किसके खिलाफ है? अंबालाल साराभाई के खिलाफ किया हुआ है। एंड अगर उनके खिलाफ का सत्याग्रह आप करोगे देन आपकी विक्ट्री जो है उसके चांसेस बढ़ेंगे। बट इन एनी वे जनवरी 1918 में सबसे पहले इट वॉज वर्कर जिन्होंने फिर बेसिकली अनासिया साराभाई जो है उनकी हेल्प मांगी। अनासिया साराभाई जो है शी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट एज वेल एज सिस्टर ऑफ दी अंबालाल साराभाई। अगेन ये वाला एस्पेक्ट आपको आज भी दिखाई देगा। इनफैक्ट आज तो इंडिया में ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी चीज़ है कि आप कोई भी एक इंडस्ट्रियल फैमिली पकड़ के चलो, ये इंडस्ट्रियल फैमिली में आपको एक कैपिटलिस्ट बंदा दिखाई देगा, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर वही फैमिली का कोई ना कोई तो बंदा आपको सोशल सर्विस करते हुए दिखाई देगा। बिकॉज पब्लिक में वो कैपिटलिस्ट फैमिली का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो जाना नहीं चाहिए। एंड अगर वो गया भी तो अल्टीमेटली कैपिटलिस्ट फैमिली विल हैव टू सेव इटसेल्फ बाय स्टेटिंग कि भाई हम लोग सोशल वर्क भी कर रहे हैं। एंड ये कैपिटलिस्ट लॉबी का हमेशा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। आप लिटरली कोई भी एक कैपिटलिस्ट फैमिली पकड़ के चलो, एंड वो कैपिटलिस्ट फैमिली में अल्टीमेटली आपको वही फैमिली का वन ऑफ द इसेंशियल मेंबर दिखाई देगा। कौन है? तो सोशल वर्कर लोकल लेवल पे है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों में जमता नहीं है, इट इज़ बेसिकली द मैटर ऑफ द फैमिली। एंड वो फैमिली ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने कैपिटलिस्ट पैरामीटर जो है बना के रखे हुए रहते हैं। एंड इट वॉज अनासिया साराभाई जिन्होंने अल्टीमेटली फिर लोगों को या फिर जो वर्कर्स है उनको अल्टीमेटली गांधी जी के पास भेज दिया। एंड दैट्स फिर सबल्ट्रान हिस्टोरियोग्राफर जो है उनके हिसाब से अगर आप बात करोगे तो एक और एंगल हम लोगों को यहाँ पे नज़र आता है कि गांधी जी एंड आफ्टर अंबालाल साराभाई जो है इनकी दोस्ती तो पहले से ही थी। एंड वर्कर्स को तो गांधी जी का नाम भी पता नहीं था, तो मोस्ट प्रोबेबली यही कैपिटलिस्ट लॉबी ने
अनासुया साराभाई एंड आफ्टर फिर अम्बालाल साराभाई, इन्होंने ही वर्कर्स को अल्टीमेटली गांधी जी के पास भेजा। एंड गांधी जी का यहाँ पे काम क्या था, वर्कर्स को विक्ट्री दिलाना, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर लेके आना। ऐसा नहीं है कि वर्कर ने जो मांगा वर्कर को मिल ही गया, अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो वो लाने हैं, एंड फॉर दैट पर्पस गांधी जी एंटर्ड। एंड गांधी जी ने अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर मैटर में एंटर करने के टाइम पीरियड में एक बेसिकली फिर सबसे स्टार्टिंग में एक डिमांड रखी थी कि लेट्स एनक्वायर इनटू द मैटर। एंड फिर ये एनक्वायरी करने के लिए वी विल क्रिएट अ कमेटी, जिसमें 3 मेंबर जो है वर्कर के रहेंगे, जिनका नाम है गांधी, बंकर एंड आफ्टर वल्लभ भाई पटेल। एंड आफ्टर 3 मेंबर जो है ये बेसिकली फिर अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन से आएंगे। ऑब्वियसली इसमें अम्बालाल साराभाई हिमसेल्फ, जगत भाई, दलपत भाई एंड आफ्टर फिर चंदूलाल, ऐसे नाम हमको दिखाई देते हैं। एंड आफ्टर द चेयरपर्सन रहेगा, ही विल बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ अहमदाबाद। तो अल्टीमेटली एक कमेटी बनाई, एंड एक कमेटी में अल्टीमेटली फिर विचार विनिमय होगा या फिर डिस्कशन डिबेट होंगे कि भाई जो वर्कर 50% हाइक मांग रहे हैं वो जायज़ है या नहीं है। अल्टीमेटली फिर यही पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमको दिखाई देता है कि ऑन वन साइड जैसे ये कमेटी बनी तो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन जो है लोकल लेवल पे स्प्रेड हुई, एंड ये मिस इन्फॉर्मेशन वही थी कि गांधी जी अम्बालाल साराभाई के दोस्त है। एंड उसके वजह से एक सेक्शन ऑफ दी ये जो है दैट इज़ लेबर है, वो सेक्शन ऑफ द लेबर्स ने अल्टीमेटली जो है वापस से अपना स्ट्राइक चालू कर दिया। ऑब्वियसली मिस इन्फॉर्मेशन को गांधी जी ने बहुत जल्दी से ही कर्व करके रखा, बट अल्टीमेटली फिर मिल ओनर जो है इन्होंने ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी जो है बेसिकली साध ली कि देखो भाई हम तो गांधी जी को कोऑपरेट कर रहे थे, वर्कर को कोऑपरेट कर रहे थे, बट वर्कर्स ही कोऑपरेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो अब कोई डिस्कशन वगैरह नहीं होगा। वी आर डायरेक्टली गिविंग यू ऑफर कि 20% वेज हाइक हम देंगे आपको। तो 20% अगर वेज हाइक आपको लेनी है तो वो लेके अगर आपको आना है तो आओ, वरना अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू कॉल बॉम्बे वर्कर। तो बॉम्बे से वर्कर को लाया जाएगा, एंड बॉम्बे वर्कर को ला के अल्टीमेटली हम हमारा काम आगे कंटिन्यू रखेंगे। गांधी जी ने इसके ऊपर काउंटर दिया कि नहीं भाई 20% बहुत कम है, वर्कर 50% मांग रहे, आप 20% बोल रहे हो, तो लेट्स कम एट अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ 35%। तो फेब्रुआरी आते आते वी कैन से डैट कि अल्टीमेटली मैटर 35%। अल्टीमेटली फिर वर्कर्स का कहना था 50%, मिल्स का ओनर का कहना था कि भाई 20%, बट बीच बजोलिया वाला जो बेसिकली रेट होता है दैट इज़ 35% पे गांधी जी आ गए। एंड इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस फिर गांधी जी ने यहाँ पे एक फास्ट टर्न टू डेथ भी किया। देर आर टोटल 17 फास्ट टर्न टू डेथ जो महात्मा गांधी जी ने करके रखे थे, दैट इज़ हंगर स्ट्राइक्स करके रखे थे, तो उसमें से बेसिकली ये पहला माना जाता है। एंड ऑब्वियसली जैसे ही फिर ये फास्ट चालू हो गया तो फास्ट चला सिर्फ 3 दिन के लिए। फिर तीसरे दिन जो अल्टीमेटली अम्बालाल साराभाई एंड गांधी जी के निगोशिएशन का कल्मिनेशन हमको दिखाई देता है कि अल्टीमेटली तीसरे दिन अम्बालाल साराभाई ने गांधी जी को ऑफर दिया कि ठीक है भाई 35% के लिए हम लोग मान रहे हैं, बट यू गिव अस प्रॉमिस कि फ्यूचर में अब आप जो है वर्कर के साइड में नहीं आओगे। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम फिर गांधी जी ने बोला चलो मैं नहीं आऊँगा तो फिर मेरा एक बंदा आएगा, एंड फिर ये बंदे के ऊपर सेटलमेंट हो गया कि प्रोफेसर आनंद शंकर ध्रुव विल बिकम द आर्बिट्रेटर इन बिटवीन वर्कर्स एंड आफ्टर मिल ओनर। एंड फाइनली अम्बालाल साराभाई जो है खुद आया, गांधी जी को पानी पिलाया गया, मिठाई बांटी गई, एंड फैन फेरने मूवमेंट जो है ख़त्म हो गई। तो वर्कर को एक ज़माने में 80% मिल रहा था, वर्कर वो 50% पे लेके आए थे, एंड गांधी जी उनको अल्टीमेटली 35% पे लेके आए। तो इवन तो इट वॉज, अगर आप देखोगे ऊपर ऊपर से, विक्ट्री फॉर द वर्कर, इट वॉज एक्चुअली विक्ट्री ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। यानी कैपिटलिस्ट क्लास की विक्ट्री इसी वजह से आई बाय एंड लार्ज, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी वॉज फ्रेंड ओवर हियर, गांधी जी, अनासुया साराभाई एंड आफ्टर इवन अम्बालाल साराभाई। एंड अल्टीमेटली ये लोगों के चक्कर में अल्टीमेटली वर्कर जो है पिस गए। इट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, इवन ये 35% जो ऑफर किया गया था वो वर्कर्स को नहीं मिला। अल्टीमेटली वर्कर जो है इनको 20 to 25% के ऊपर ही लाया गया। गांधी जी जैसे ही चले गए तो उसके बाद में अल्टीमेटली ना मीडिया यहाँ पे आई, एंड ना ही फिर बाकी का कोई लीडर जो है वर्कर की प्लाइट देखने के लिए यहाँ पे आया। बट अगेन गांधी जी का पर्पस सेटिस्फाई हो गया कि आपको इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कुछ करना था, एंड नाउ यू विल बी पोर्ट्रेड एज अ मसीहा अक्रॉस इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ इंडिया। मतलब अपने पहले कंजर्वेटिव सेक्शन को अपीज़ किया, अपने पीजेंटाइन सेक्शन को अपीज़ किया, एंड नाउ अपने इंडस्ट्रियल वर्कर को भी अपीज़ किया। तो यू हैव योर फैन बेस अक्रॉस इंडिया। आपके पास बेसिकली विलेज एरिया में भी फैन बेस है, आपके पास अर्बन एरिया में भी फैन बेस है, और आपको क्या ही चाहिए। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बिकम अ बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर ऑफ आवर कंट्री, बिकॉज ये डेडली कॉम्बिनेशन है कि आपको रूरल एज वेल एज अर्बन एरिया की मेजॉरिटी सेक्शन जो है सपोर्ट कर रहा है। एंड दैट इज़ अल्टीमेटली फिर गांधी जी के लिए ये मोमेंट जो है बिकम क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज़ खेड़ा सत्याग्रह। नाउ बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1918 आते आते आपने बेसिकली इंडिया का रूरल एरिया, अर्बन एरिया अपने अंडर जैसे ही लाया, तो ना इट वाज टाइम टू डायरेक्टली चैलेंज इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बारी थी, एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है
अब उनको ये बताना ज़रूरी था कि तिलक, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट, अब ये बायगॉन ईरा है। नाउ न्यू ईरा इज़ देयर एंड दैट न्यू ईरा इज़ अंडर महात्मा गांधी। एंड फिर ये आप बताओगे कैसे ना? तो अल्टीमेटली आपको जो है कांग्रेस को एक सीधा-सीधा चैलेंज जो है वो देना पड़ेगा। एंड फिर ये सीधा-सीधा चैलेंज कहाँ पे आ गया? देन ऑब्वियसली आ गया खेड़ा में। अब ऑब्वियसली आप पूछोगे सर खेड़ा के अंडर आफ्टर कांग्रेस का क्या लेना देना? देन ऑब्वियसली लेना देना बहुत बड़ा है। द एस्पेक्ट गो वे बैक इन 1909। 1909 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसमें हमने देखा था कि जो प्रोविंशियल गवर्नर बैठा हुआ है, ये प्रोविंशियल गवर्नर के अंडर फिर अल्टीमेटली एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मेजॉरिटी वाज अलाउड। एंड ये इंडियन मेजॉरिटी जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में अलाउड की गई थी अब वो बैठ गई थी। इनफैक्ट इसके लिए जो है बेसिकली 1912 आते आते फिर मेजॉरिटी जो है बॉम्बे प्रोविंस की अगर हम लोग बात करते हैं, इट वाज बेसिकली इंडियन। एंड इंडियन मतलब ऑब्वियसली इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मेंबर बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में मेजॉरिटी लेके बैठे हुए थे। एंड 1912 में बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने एक एक्ट पास करके रखा हुआ था, दैट इज फेमाइन रिलीफ एक्ट। अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट इट वॉज क्लियरली रिटन, अगर आपके इसमें ड्रॉट आता है या फिर आपके एरिया में ड्रॉट आता है तो ड्रॉट आने के बाद देयर विल बी टैक्स रेमिशन इन योर एरिया। एंड ये टैक्स रेमिशन जो है बेसिकली फिर कैरी आउट किया जाएगा। एंड दैट इज हाउ अल्टीमेटली गांधी जी ने अब कांग्रेस की नब्ज को ही पकड़ लिया। नाउ यू इमेजिन अ सिनेरियो कि बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जिनके अंडर उस जमाने में गुजरात आता था, उस जमाने में गुजरात नहीं था ना, महाराष्ट्र गुजरात 1960 में सेपरेट हुए हैं, बट अब बॉम्बे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, इसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी है। यही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ने एक एक्ट भी बना के रखा हुआ है कि ड्रॉट आ रहा है तो फिर टैक्स रेमिशन हैज़ टू बी देयर। एंड इन्हीं के अंडर खेड़ा आ रहा है जहाँ पे रिकरेंट ड्रॉट्स आर देयर, बट ड्रॉट्स आने के बावजूद अल्टीमेटली यहाँ पे टैक्स रेमिशन नहीं हो रहे हैं। तो इफ़ यू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इट विल बी चैलेंज नॉट ओनली टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट ऑल्सो टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लोगों को ये बताया जाएगा कि देखो भाई कांग्रेस तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही है, कौन कर रहा है आपके लिए? गांधी कर रहे हैं। एंड दैट विल बिकम योर पेडेस्टल टू द सुप्रीम लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब आपकी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर कांग्रेस को अपनी लेजिटिमेसी बचानी है तो गांधी का फेस लगेगा ही लगेगा। तो गांधी जी हिमसेल्फ वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट अल्टीमेटली फिर कांग्रेस की टॉप रंग लीडरशिप में आपको घुसना है तो आपको कांग्रेस जो है अपने अंडर लानी पड़ेगी। एंड आपने कैसी लाई? बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू खेड़ा सत्याग्रह। यही खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में चल रहा था कि ड्रॉट चल रहा है लोकल एरिया में, बट फिर भी गवर्नमेंट ने 23% से टैक्सेशन बढ़ा के रखे हुए थे। ऑब्वियसली फॉर दैट पर्पज इनिशियल लेवल पे मोहनलाल पांड्या एंड देयरआफ्टर शंकरलाल पारेख हु विल लेटर ऑन बिकम आर्डन गांधीयन लीडर, दोनों गांधीयन लीडर्स है और गांधी जी के लिए इन्होंने टिल देयर टाइम ऑफ डेथ सर्व किया हुआ है। बट इन एनी वेज ये दोनों जो लीडर है इन्होंने अल्टीमेटली गांधी जी जो है इनको बेसिकली अप्रोच किया। एंड गांधी जी के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ द टाइम या फिर फॉलोवर ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम वह सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनफैक्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम लोग बात करें तो ही वॉज एन अहमदाबाद बेस्ड लॉयर जो थे उन्होंने गांधी जी को सपोर्ट करना चालू किया था ड्यूरिंग दी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। एंड मिल स्ट्राइक के टाइम पीरियड में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड आफ्टर गांधी जी का अलायंस हमको दिखाई देता है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये लोग जो है बेसिकली फिर गांधी जी एंड आफ्टर सरदार पटेल फिर खेड़ा में आए। खेड़ा में आने के बाद अल्टीमेटली यहाँ पे जो है इन्होंने वी कैन से दैट की लोकल लेवल पे अपना सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। एंड सत्याग्रह जैसे ही ऑर्गेनाइज किया देन इट वाज अ मैसिव शॉक टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अल्टीमेटली इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बाय एंड लार्ज अ फील्ड ऑर्गेनाइजेशन बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब इसके ऊपर हमको और क्या ही बातें करनी, हमने तो इलेबोरेटली देख के रखा हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड आफ्टर उनका इंटरनल अगली पॉलिटिक्स, अपने पॉलिटिकल पार्टी स्प्लिट करवा दी। आपके पॉलिटिकल पार्टी का एक मेजॉरिटी ऑफ द चंक आर ब्रिटिश लॉयलिस्ट। अंडर आफ्टर यही पॉलिटिकल पार्टी के जो मास लीडर है वो मास लीडर को ही पता नहीं कि भाई मास पॉलिटिक्स खेला कैसे जाता है, दैट इज लोकमान्य तिलक। एंड फिर ये सिनेरियो में अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी फंसी हुई है एंड आपके सामने अब एक ऐसा लीडर है जिसकी अपनी आइडियोलॉजी, अपने पॉलिटिकल टूल्स है, एंड नॉट ओनली इन साउथ अफ्रीका बट ऑल्सो इंडिया में इसके पास अब 2 सक्सेस है दिखाने के लिए, तो ऑब्वियसली इट वॉज अ मैसिव शॉक फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस बिकॉज गांधी जी का अटैक वॉज नॉट ओनली ऑन ब्रिटिश गवर्नमेंट बट वॉज ऑल्सो ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि कांग्रेस शुड हैव एनफोर्स देयर लॉज तो आप ही ने बनाया, तो एनफोर्स क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? एंड अगर एनफोर्स नहीं कर पा रहे हो तो आपका मॉडरेट पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स किस काम का? यहाँ पे लोगों के भलाई की तो बात हो ही नहीं रही है।
एंड दैट इज़ अल्टीमेटली जैसे ये दोनों के ऊपर प्रेशर आया तो बॉम्बे लेजिस्लेचर के प्रेशर के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर इंक्वायरी कमेटी बनाई एंड ये इंक्वायरी कमेटी में अल्टीमेटली इट वाज डिसाइडेड कि जितनी भी कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी इट विल बी रिटर्न बैक एंड देयर आफ्टर टैक्स ऑफ दैट ईयर दैट इज 1918 एंड 1919 का टैक्स जो अल्टीमेटली फिर रेमिट किया जाएगा। तो नटशेल ये जो 3 मोमेंट रहे हैं अहमदाबाद, उनके उसके पहले चंपारण एंड उसके बाद में अल्टीमेटली फिर खेड़ा, ये 3 मोमेंट में हम लोगों को फिर ये इलेबोरेटली दिखाई देता है कि गांधी जी बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1918 आते आते इंडिया में वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल लीडर। अब आपको आपका पॉलिटिक्स जो और आगे बढ़ाना है, फॉर दैट पर्पस फिर रोलेट एक्ट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपने चलाई, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बट ऑब्वियसली अब धीरे धीरे गांधी जी जो है उनको अब ये चीज़ काफ़ी सिग्निफिकेंट में समझ में आ गई थी कि अगर आपको इंडिया में बेसिकली लीडर बनना है तो ऑब्वियसली आपको जो है बेसिकली मासेस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्यों, ये अभी हमने इलेबोरेटली बात करके रखी हुई है। मासेस का सपोर्ट है तभी जाके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर अगर प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियसली फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपके लिए काम करेगा। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली गांधी जी ने मासेस जो उनको डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ था। अल्टीमेटली फिर गांधी जी को रियलाइज हुआ कि इंडिया में अर्बन एंड देयर आफ्टर रूरल, अर्बन लोगों में अल्टीमेटली एक बॉर्जुआ मतलब एक कैपिटलिस्ट क्लास है, अर्बन लोगों में वर्कर क्लास है, ये दोनों गांधी जी के अंडर। अल्टीमेटली फिर विलेज लेवल पे अगर आप देखोगे तो लैंड होल्डर्स है एंड देयर आफ्टर पीजेंट है। कांग्रेस इटसेल्फ इज डोमिनेटेड बाय लैंड होल्डर एंड यही लैंड होल्डर गांधी जी के हमेशा अच्छे दोस्त रहे हैं। दे आर द कैपिटलिस्ट लॉबी ऑफ आवर कंट्री एंड पीजेंट लोगों के लिए फिर आपने खेड़ा किया है, आपने चंपारण करके रखा है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अल्टीमेटली इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जियोग्राफिकल एंड मनी वाइज पोजिशन यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन। आप इंडिया में हो तो आप कंजर्वेटिव हो, आप भगवान का क्रिटिसिज्म 1% तक नहीं ले सकते, तो ऑब्वियसली आप कंजर्वेटिव भी हो। तो आपने हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अपना पॉलिटिक्स खेला। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ महात्मा गांधी जी। अगर आप देखोगे तो गांधी जी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अब लास्ट लेक्चर और लेक्चर में हमने जो देख के रखी थी कि कैपिटलिस्ट लॉबी गांधी जी ने अपने अंडर ला के रखी हुई थी। कि कैपिटलिस्ट लॉबी के लिए गांधी जी की ट्रस्टीशिप फिलॉसफी वाज देयर एंड ट्रस्टीशिप फिलॉसफी में गांधी जी हैड अलाउड देम टू अमास देयर वेल्थ। वैसे फिर कंजर्वेटिव लॉबी के लिए फिर गांधी जी ने इंडिया में क्या दे के रखा हुआ था कि कंजर्वेटिव लॉबी के लिए गांधी जी ने इंडिया में हिंदवी स्वराज दे के रखा था। तो हिंदवी स्वराज गांधी जी का जो कंसेप्ट हमने पहले ही देख के रखा हुआ था। फिर इसके साथ साथ धीरे धीरे गांधी जी ने इवन जालियनवाला बाग मूवमेंट एंड देयर आफ्टर सिख नेशनलिज्म को भी सपोर्ट किया हुआ है एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली फिर खिलाफत मूवमेंट एंड देयर आफ्टर इसके लिए फिर इस्लामिक नेशनलिज्म जो उसको भी सपोर्ट करके रखा हुआ है। फिर देयर आफ्टर आपके पास कौन है, देन ऑब्वियसली अर्बन एरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली फिर अर्बन लेबरर्स आर देयर। अर्बन लेबरर्स के लिए आपने मूवमेंट खेली दैट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की वजह से लेबर सेक्शन अक्रॉस इंडिया गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड वैसे फिर अल्टीमेटली रूरल एरिया में आपके पास बेसिकली एक पीजेंटाइन सेक्शन है। इनके लिए तो अभी आपने 2 मूवमेंट जो बेसिकली खेल के रखी है। अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट कि गांधी जी हैड अंडरस्टूड इफ यू हैव टू मेक पॉलिटिकल पीपल या फिर इफ यू हैव टू मेक पीपल पॉलिटिकल देन ये जो बेसिकली आपका नेशनलिज्म जो है वो किसके ऊपर चलेगा, तो नेशनलिज्म चलेगा पीपल इंटरेस्ट के ऊपर। एंड पीपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो लोगों का जो इंटरेस्ट है इट इज़ नॉट इन ब्रिटिशर्स। लोगों के इंटरेस्ट इंडिविजुअल होते हैं, इनका इंटरेस्ट इनको पैसा कमाना है, इनका इंटरेस्ट है कि इनका रिलीजन इनको फॉलो करने दो, इसमें इनको कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इनका इंक्रीज है इनके वेजेस में एंड देयर आफ्टर इनका इंटरेस्ट है इनके लैंड के ऊपर एंड देयर आफ्टर इनके पैसों के ऊपर। तो ऑब्वियसली धीरे धीरे व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप लोकल इश्यूज हार्नेस करोगे एंड ये लोकल इश्यूज हार्नेस करके अल्टीमेटली विल ब्रिंग दिस पीपल अंडर द फोल्ड ऑफ नेशनलिज्म। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में बुरे हैं या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट अब जो बैठा हुआ है इट इज बैड इन इंडिया। वाई इट इज बैड, नॉट बिकॉज इट इज कैरिंग आउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इट इज बिकॉज इट इज नॉट गिविंग यू द राइट टू मिंट मनी, it is wrong because it is interfering into your religious matter, it is wrong because it is not working for you, and it is wrong because it is basically levying upon you heavy taxation. And that was basically the new direction of the political mobilization जो अब हम लोग को इंडिया में दिखाई देगा कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो तिलक कर रहे थे इससे एकदम 100 किलोमीटर अपार्ट यू कैन से गांधी जी का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन रहा है। तिलक के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द एनिमी and British government was enemy because it was looting India, it was carrying out atrocity on India. Gandhi ji के लिए Britishers was enemy, but why? Because they were not allowing capitalist, conservative, urban and rural section their right. या फिर उनके राइट जो है गांधी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं दे पा रहा था। एंड फिर ये वाली जो फिलॉसफी है फिर ये लोगों को नेशनलिज्म के फोल्ड में लाने के लिए मोर अट्रैक्टिव थी। ये लोग रास्ते पे क्यों आएंगे, ठीक है ब्रिटिशर्स लूट रहे हैं
पहले के ज़माने में तो राजा रजवाड़े लूटा करते थे, अब ब्रिटिशर्स लूट रहे, क्या फ़र्क पड़ा। बट अब जब इनको बताया गया कि भाई आपकी गरीबी जो है वो ब्रिटिशर्स के कारण है, तो लोग जो है बेसिकली रास्ते पे आएंगे एंड देयर आफ्टर एक न्यू वेव ऑफ मास मोबिलाइजेशन हमको इंडिया में दिखाई देगा। एंड हेंस फोर्थ सत्याग्रह जो है इट्स अ प्रूवन वेपन ऑफ इंडिया। इस सत्याग्रह एंड देयर आफ्टर अहिंसा हमने पहले ही देखा था कि आइडियोलॉजी काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है एंड यही सत्याग्रह एंड देयर आफ्टर अहिंसा जो अब इंडिया में यूटिलाइज किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैरी आउट, यू कैन से दैट, basically mass movement of our country.